Hello everyone, I am Manisha Prajapat and I welcome you all the digital platform of CA Point Classes. आज की क्लास में आपका ICAI के सिलेबस के हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट हम लोग आज पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे विथ MCQs। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपके ICAI ने इसको यानी कि आपके चैप्टर नंबर 3 को 2 यूनिट में डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू फिनिश्ड आउटपुट। सिंपल भाषा में बताऊं, आपके घर में शुगर पड़ी है, मिल्क पड़ा है, वाटर पड़ा है, चाय पत्ती पड़ी है, जिंजर पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, बिखरा पड़ा है, इनपुट पड़ा है। आपने क्या किया, सबको कंबाइन किया और चाय बना दी। यानी क्या हुआ, इनपुट का कन्वर्जन कर दिया फिनिश गुड में, और यही प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। बहुत आसान है। अब प्रोडक्शन जो होता है इसके कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं, ठीक। तो जो फायदे होते हैं प्रोडक्शन को, उसको हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। सबसे पहले बोला गया है प्लेस यूटिलिटी। इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए आप अपनी जिंदगी में यानी डेली रूटीन में कितनी सारी चीजें काम में ले रहे हैं, ठीक, कितने सारे प्रोडक्ट्स काम में ले रहे हैं। तो क्या वो सारी चीजें आपके घर के अंदर बन रही हैं या घर के आसपास बन रही है? नहीं बन रही। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप केसर का, ठीक है। केसर वो जो हम खीर में डालते हैं ना कलर के लिए, केसर है ना, जो कश्मीर के बागानों में बनती है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो केसर आपके घर के पास तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, कहीं कश्मीर के बागानों में या उत्तराखंड में या हिमाचल में कहीं बन रही होगी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज में ले पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? प्रोडक्शन की वजह से। आप एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए। एप्पल भी हमारे घर के आसपास बागानों में नहीं लगता, कहीं ना कहीं हिमाचल में, उत्तराखंड में या कश्मीर के बागों में लगता होगा। लेकिन प्रोडक्शन की वजह से क्या पॉसिबल हो पाया कि हम भी उसको यूज कर पा रहे हैं, और इसको बोलते हैं हम प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब टाइम को बचा रहा है। आपका मैगी देख लीजिए, अगर आप लोग सफ़र करते हैं ट्रेन वगैरह में, तो आपने स्टेशन पे देखा होगा मैगी के कैन मिलते हैं, ठीक। उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बॉयल वाटर ऐड करना है, 2 मिनट में आपकी मैगी रेडी हो गई। वैसे ही टी बैग्स हैं। आपको चाय बनाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आपने टी बैग को डिप किया, कलर चेंज हुआ और आपकी टी रेडी है। यानी कि क्या हो रहा है, आपके टाइम की बचत हो रही है, और ये पॉसिबल हो पाया है प्रोडक्शन की वजह से, और इसको हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपका फॉर्म यूटिलिटी। अब जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, तो शुगर अलग से पड़ी थी, मिल्क अलग से पड़ा था, ठीक, जिंजर अलग से पड़ा था, रॉ मटेरियल थे, अलग फॉर्म में पड़े थे, लेकिन आपने क्या किया, उनको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड में, यानी चाय बना दी। तो क्या हुआ, उसकी फॉर्म यूटिलिटी हो गई। यानी बेसिकली यहाँ पर क्या आ गई, जो प्रोडक्शन की डेफिनेशन है वही फॉर्म यूटिलिटी की हो गई, कि कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक। नेक्स्ट है आपका पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी में आपका आता है सर्विस रेंडरिंग, ठीक है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब आप बीमार होते हैं, आपको क्या करता है, डॉक्टर ट्रीट करता है पर्सनली, ठीक है, दवाइयाँ देता है, आपका इलाज करता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? प्रोडक्शन की वजह से। इसलिए इसको बोला जाता है पर्सनल यूटिलिटी, यानी कि बेसिकली इसमें इंक्लूड होता है आपका सर्विस रेंडरिंग, ठीक। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रोडक्शन आपको समझ में आता है क्या होता है? यानी कि अब देखिए ये चैप्टर जब आप समझ रहे हैं, तो एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप अपने आप को कोई कंज्यूमर बायर नहीं समझना है। आपको क्या समझना है, या तो आप कोई कंपनी वाले हैं, या आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर आप कोई सप्लायर हैं, या फिर आप कोई शॉपकीपर हैं, या कोई फैक्ट्री वाले हैं। जब आप ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, ये चैप्टर को आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक जनरल स्टोर खोलना है, आपको एक किराने की दुकान खोलनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा जहाँ पे आप दुकान बनाओगे, ठीक, या फिर रेंट पे लोगे। फिर आपको लेबर इन द सेंस वहाँ पे जो बंदा काम करेगा, हो सकता है आप खुद काम करो, हो सकता है आप किसी बंदे को हायर करो, ठीक। कैपिटल चाहिए होगी, भाई जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, आपको जनरल स्टोर में किराना का सामान तो रखना पड़ेगा ना, तभी आप उसको सेल कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा 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 बोलता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और एक नया शब्द आप लोगों के सामने आ रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अभी के लिए आप इतना समझिए, एंटरप्रेन्योर होता है वो बंदा जो उस धंधे को, उस बिजनेस को चला रहा है स्मूथली, ठीक है, रिस्क बियर कर रहा है,
इनोवेटिव तरीके से, बेहतर तरीके से उसको चला रहा है, दिमाग अपना पूरा उस बिजनेस में लगा रहा है, उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और इन चारों के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनको बोला जाता है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो थोड़ा सा हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। कुछ विशेषताएं बता देती हूँ मैं ज़मीन की आप लोगों को। देखिए, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ज़मीन बहुत महंगी है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है पहली बात तो। बट हम इसको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ज़मीन को इंसान ने नहीं बनाया है, हम लोगों ने प्रोड्यूस नहीं किया, ये हमें नेचर से मिला है। दैट्स वाई फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर, ठीक। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, आई बात समझ में, ठीक। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है दैट लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है दैट लैंड इज अ फैक्टर, पैसिव, एक्टिव, ठीक है। और 2 ऑप्शन और डाल देंगे, आपको टिक मार्क करना है पैसिव पे। पैसिव कैसे होता है थोड़ा सा समझिए। आपकी जो लैंड है, जो आपकी ज़मीन है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना होगा, तब जाके वो यूजफुल बनेगी। उसको ऐसे ही आपने छोड़ दिया, चलो पढ़िए, तो वो किसी काम की नहीं है। यानी कि वो क्या है? पैसिव फैक्टर। उसको काम करने के लिए, ठीक है, उसको काम पर लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए बोला जाता है कि आपका जो लैंड है वो पैसिव फैक्टर है। वैसे ही एक्टिव फैक्टर अगर हम बोलें तो आपका जो लेबर होता है, लेबर क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है। मतलब एक्टिव फैक्टर कैसे होता है? क्योंकि लेबर को किसी से काम करवाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब लेबर एक पर्सन है जो आराम से खुद काम कर सकता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो एक एक्टिव फैक्टर है, ठीक। लैंड क्या है? इमोबाइल है। अब ये मोबाइल वो वाला मोबाइल नहीं है, इमोबाइल मतलब आपको मान लीजिए कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो उस लैंड को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर थोड़ी ना कर सकते हैं, उसको उठा के थोड़ी ना लेके जा सकते हैं। यानी कि वो क्या है? इमोबाइल है। और हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब ज़मीन की विशेषताएं अलग अलग होती है। मतलब कोई ज़मीन होती है जो ज़्यादा फर्टाइल होती है, कुछ होती है जो कम फर्टाइल होती है, तो उस वे में इसको हेट्रोजीनियस बोला गया है, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं लेबर की। लेबर क्या है? सीधी सी बात है, ह्यूमन एफर्ट्स हैं, ठीक। पेरिशेबल है। पेरिशेबल यानी कि आपने एक बार मेहनत कर दी, मतलब कर दी, फिर वो क्या हो गई? पेरिशेबल हो गई। एक्टिव फैक्टर है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग, लेबर जो है वो एक्टिव फैक्टर है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद काम कर सकता है। इनसेपरेबल है फ्रॉम लेबरर। आप किसी काम करने वाले बंदे से उसके काम को अलग नहीं कर सकते, इसलिए बोला गया है कि ये इनसेपरेबल है, ठीक है। डेफर करता है फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। अब मान लीजिए मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1 घंटे में 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। पॉसिबल है कि मेरे साथ में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी हो 150 मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, या हो सकता है 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो, तो ये डेफर करता है। जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होती है लेबर की, वो डेफर करती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव। जरूरी नहीं है कि सभी लेबर इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ठीक। लेबर हैज़ पुअर बार्गेनिंग पावर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जब भी कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, मान लीजिए मैं टी शर्ट खरीदने गई, तो शॉपकीपर ने बोला कि मैम 500 रुपये की है, तो मैंने बोला क्या भैया 400 रुपये में दे दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया? बार्गेनिंग करी, और उसके भी क्या कस्टमर कम आ रहे थे, ठीक है, तो उसने बोला चलो ठीक है यार, जितना कम आ रहे हैं उतना ही ठीक है, दे दो, दे दिया टी शर्ट। लेकिन आपका जो मजदूर है, आपका लेबर है, उसके साथ में क्या हो रहा है? वो कंपनी ने उसको हायर किया और कंपनी ने बोला कि आपको 400 रुपये जो है वो 1 दिन के दिए जाएंगे। लेबर ने बोला कि सर हमको 500 रुपये चाहिए, तो कंपनी क्या बोलेगी? जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे और बहुत बैठे, ठीक। यानी कि फिर आपका जो लेबर है वो बोलेगा चलो चलो ठीक है, मैं तो 400 में काम करने के लिए रेडी हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? लेबर ने बार्गेनिंग करने की कोशिश की, अपनी तनख्वाह, अपना लेबर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस वजह से वो पीछे हट गया। यानी कि जो लेबर की बार्गेनिंग पावर है वो कम है। नेक्स्ट है मोबाइल, ठीक है, यानी कि लेबर इज मोबाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता है। यानी कि यही कुछ बहुत ही बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल, ठीक है, थर्ड एलिमेंट यानी थर्ड फैक्टर हमारे पास में था कैपिटल। कैपिटल को आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। कैपिटल में आपका पैसा तो आता है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कैपिटल में ही आ रही है, या फिर वेल्थ बोल दीजिए, ठीक है। वेल्थ भी आपकी कैपिटल ही है, मतलब कैपिटल बोल दीजिए, प्रॉपर्टी बोल दीजिए, वेल्थ बोल दीजिए, तीनों एक ही है। अब देखिए, इसके कुछ वेरिएंट्स है। एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि कुछ मशीन्स
ठीक, मशीन्स, आपकी बिल्डिंग यानी कि जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी की जो बिल्डिंग है, या फिर कुछ टूल्स हैं, तो ये सब किस में आते हैं? फिक्स कैपिटल में आते हैं। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं यानी कि एम्प्लॉइज। ठीक, नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब हो गया जैसे कि आपका रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आपने एक बार काम में ले लिया तो वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि वो सर्कुलेटिंग है, अब आपको नया रॉ मटेरियल चाहिए। तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो किस में आ गया? वो आ गया आपका सर्कुलेटिंग में। अब है टेंजिबल कैपिटल। टेंजिबल कैपिटल जैसे कि आपका मशीन्स, बिल्डिंग, टूल्स जो भी आपने देखे ये सारे टेंजिबल है, और जो आपका सर्कुलेटिंग में रॉ मटेरियल आया था ये भी आपका टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भी है ना। एक होता है आपका इंटेंजिबल कैपिटल। इंटेंजिबल मतलब जो पेटेंट राइट्स है कंपनी के, या फिर आप कह दीजिए जो गुडविल है, तो वो किस में आती है? इंटेंजिबल में आती है। नेक्स्ट है आपका सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब होता है बेसिकली पब्लिक गुड्स, जैसे कि सड़कें हो गई, ब्रिज हो गई, पुल हो गई, मतलब पुल हो गया, या फिर नदियाँ, झरने, जो भी पब्लिक गुड्स हैं ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? सोशल गुड्स में आ जाते हैं। और इंडिविजुअल कैपिटल यानी कि जो ओनर है कंपनी का, जो मतलब ऑन करता है उस बिजनेस को, उस या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो उसको ऑन करता है, उसी को बोला जाता है इंडिविजुअल कैपिटल। नेक्स्ट आपके सामने है कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन को आप एक नया नाम दे सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि बनाना, मेड। ठीक, तो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स a sustained increase in the stock of real capital in a country. In other words, capital formation involves production of more capital goods like machines, tools, factories, transport equipments, electricity, etc., which are used to further production of goods, and it is also called investment. यानी कि आप अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाह रहे हैं और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज आप लगा रहे हैं, या फिर नई मशीन्स खरीद रहे हैं, टूल्स परचेज कर रहे हैं, ठीक, ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े। तो इन सबको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अब आपका कैपिटल जो फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है सीए फाउंडेशन में कि कैपिटल फॉर्मेशन में कितनी स्टेजेस होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है आपकी सेविंग, सेकंड है आपकी मोबिलाइजेशन, और थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक जो नॉर्मल इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है? हमेशा कुछ ना कुछ सेविंग करके चलता है, बचत करके चलता है, और उस बचत को क्या करता है? वो मोबिलाइज करता है, यानी कि बैंक में जमा कराएगा या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जमा कराएगा। फिर आपका बैंक या फिर जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा? उसको इन्वेस्ट कर देगा, या तो लोगों को लोन के रूप में दे देगा, या शेयर मार्केट में, या कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। और आपका 4th फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों के लिए कुछ नया भी है, वैसे थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। देखिए, क्या होता है एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, जो बिजनेस को शुरू करता है, जो उसके रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है, जो रिस्क लेता है बिजनेस शुरू करके, अनसर्टेनिटी को बियर करता है, भाई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, या प्रॉफिट होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है, ठीक। इनोवेशंस, द वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेटिव तरीके से वो काम करता है, इनोवेशन, नए नए इनोवेशन वो लेके आता है बिजनेस के अंदर, और उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। यानी कि आपके 4 फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है आपका एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी कंपनी होती है तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि इतना प्रॉफिट हो जाए कि कंपनी क्या कर पाए? सर्वाइव कर पाए। क्या कर पाए? सर्वाइव कर पाए, जिंदा रह पाए, ठीक। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब ही है पैसे से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर कंपनी क्या करना चाहती है? प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी प्रॉफिट तो अर्न करना चाहती है लेकिन उसके साथ साथ में सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना चाहती है, तो उसको बोला जाता है सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं
उनके वेलफेयर में जब कंपनी सोचने लगती है तो उसको बोला जाता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। और द लास्ट आपका है नेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, यानी कि कंपनी क्या कर रही है, देश को आगे बढ़ने में मदद कर रही है, उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, और उसी को बोला जाता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी कंपनी होती है तो शुरू में उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनिक होता है, यानी कि वो ये चाहती है कि बस हम सर्वाइव कर लें। फिर धीरे धीरे क्या चाहती है वो कि हम थोड़ा प्रॉफिट भी अर्न करें, है ना, सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान दें, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखें, और नेशनल जो हमारी जीडीपी है या फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें भी हम क्या करें, कंट्रीब्यूट करें। तो इस तरह से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एंटरप्राइज के दिए हुए हैं। चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एंटरप्राइज में आती है, ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो स्मूथली तो चलने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो क्या प्रॉब्लम आती है किसी बिजनेस में, देखिए, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े यही आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक वाला बोल रहा है कि सर्वाइवल के लिए काम करो, ठीक है, सोशल वाला बोल रहा है कि सोसाइटी पर भी थोड़ा ध्यान दो, नेशनल वाला बोल रहा है कि थोड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करो, यानी कि आपस में ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसको बोला जाता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। आपकी लोकेशन से रिलेटेड और साइज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ पर कंपनी या फिर फैक्ट्री लगाएं, या फिर वहाँ जो प्लांट होगा उसकी साइज क्या होगी, ठीक, और फिजिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्या होगी, फाइनेंस कहाँ से लेके आएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा। मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक। लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे कि टैक्सेशन हो गया वगैरह वगैरह, ठीक। इंडस्ट्रीज रिलेशन, यानी कि आप बोल सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम करें उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ बेसिक प्रॉब्लम एंटरप्राइज में आती है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो वेरी सिंपल रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स स्केयर रिसोर्सेज, यानी इसके जो इनपुट्स हैं, ठीक है, जो हमने फैक्टर्स बताए थे 4 फैक्टर्स, और जो आउटपुट यानी कि जो क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि द क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अब देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन है आपके जो फैक्टर्स हैं, वो हो गया आपका कैपिटल हो गया, ठीक, आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक, और आपका एंटरप्रेन्योर हो गया। तो ये जो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और जो क्वांटिटी यानी कि जो आउटपुट है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा इक्वेशन को याद रखना है। अब देखिए आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो शॉर्ट रन हो सकता है, ठीक, और लॉन्ग रन हो सकता है। आपके मैंने बताया कि 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। एक होता है आपका लैंड, एक होता है आपका लेबर, ठीक, एक होता है आपका कैपिटल, और एक होता है आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक। तो शॉर्ट रन का मतलब यहां पर ये है कि इनमें से एक फैक्टर ऐसा होगा जो फिक्स रहेगा, ठीक। हो सकता है कि इन चारों में से 3 वेरिएबल हो जाएं, चेंजेबल हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा फैक्टर होगा जो फिक्स रहेगा, बाकी तीनों वेरिएबल हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 फिक्स रहें, 2 वेरिएबल रहे, 3 फिक्स रहें, 1 वेरिएबल हो, ठीक है। बट एटलीस्ट एक फैक्टर तो है जो फिक्स रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि आपके जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों के चारों ही क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और इसी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आपके अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री हुए, इकोनॉमिस्ट हुए, दैट इज एक का नाम था कॉक और एक का नाम था डगलस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने बताया कि कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें आपका जो लेबर है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 3/4, ठीक, और आपका जो कैपिटल है, आपके कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। बस इतना ही आपको याद रखना है। बहुत डीप स्टडी है ये, बट आपके सिलेबस में इतना डीप नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है जितना मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन
और इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या फिर इसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब यहाँ पर हो गया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट एक ऐसा फैक्टर होगा जो आपका फिक्स्ड रहेगा, बाकी चाहे वेरिएबल हो सकते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका लैंड है, ठीक है, आपके पास में 100 हेक्टेयर की ज़मीन है, ठीक है, तो आपकी ज़मीन क्या है, फिक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती। पर आपने क्या किया, आपने पहले एक एम्प्लॉय रखा, फिर 2 एम्प्लॉय रखे, फिर 3 रखे, फिर 4 रखे, फिर 5 रखे, यानी आपने क्या किया, एक फैक्टर को तो फिक्स रखा और बाकी को वेरिएबल रखा। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं लेबर, ठीक है, पहले आपके पास एक लेबर थी, फिर 2 हुई, फिर 3, फिर चौथा बंदा आया, फिर 5वां बंदा आया। तो बात करें प्रोडक्शन की, टोटल प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ, आपका मकसद क्या था, प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक, तो यहाँ पर तो आपका कोई मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रोडक्शन था 10, ठीक है, फिर आप जैसे ही कोई नया बंदा लेके आए तो आपका अचानक से प्रोडक्शन कितना हो गया, 30। ठीक, फिर थोड़े टाइम बाद में आप एक और बंदा लेके आए, आपने लेबर बढ़ाई और आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया मान लीजिए 40। ठीक है, फिर आप एक और बंदा लेके आए और आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, वो हो गया आपका 45। ठीक, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें एक बात पता चली कि क्योंकि इसे बोला जा रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आपने शुरू में देखा जब आपने एक एम्प्लॉय मतलब एक लेबर था, उससे जब 2 हुए तो प्रोडक्शन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा, यानी इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन बाय इंक्रीमेंटल वे। ठीक, फिर क्या हुआ, आपने जैसे ही एक और लेबर बढ़ाई तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना आपका पिछली बार बढ़ा था। ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक, थर्ड में क्या हुआ, एक और लेबर आया, आपका प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन और ज़्यादा कम स्पीड से, यानी कि डिक्रीजिंग स्पीड से आपका प्रोडक्शन बढ़ा, यानी कि उस दर से नहीं, उस रेट से नहीं बढ़ पाया जिस रेट में या फिर जिस प्रोपोर्शन में आपने लेबर को बढ़ाया। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, एक टाइम लेबर बढ़ाते बढ़ाते ऐसा आ जाएगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल को आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। आपको मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, आपके जो चारों फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि चारों के चारों चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, तीनों ही सिचुएशन के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये आपका लेबर है, ये आपका कैपिटल है, यहाँ पर भी लेबर है और यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर आपका कैपिटल है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अमाउंट फिल किया 100। ठीक, ये भी 100 है, ये भी 100 है। फिर आपने सोचा क्योंकि वेरिएबल है, ठीक है, कितना भी चेंज कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 200 कर दिया, लेबर को 200 कर दिया, कैपिटल को 200 कर दिया, लेबर को 200 कर दिया, कैपिटल को 200 कर दिया, लेबर को 200 कर दिया, कैपिटल को 200 कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था 1000 यूनिट्स में, ठीक है, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, और जैसे ही आपने डबल की, लेबर को डबल किया, कैपिटल को डबल किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका 3000 यूनिट का प्रोडक्शन होने लग गया। यहाँ पर क्या हुआ, आपने डबल किया लेबर को, डबल किया कैपिटल को, तो आपका जो प्रोडक्शन था, जो 1000 हो रहा था, वो क्या हो गया, डबल हो गया, 2000 हो गया। और यहाँ पर आपने क्या किया, लेबर को डबल किया, कैपिटल को डबल किया, आपका 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था और अब कितना हो रहा है, 1500 का। तो तीनों सिचुएशन को थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, जिस प्रपोर्शन से आपने लेबर और कैपिटल को बढ़ाया उससे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ा, यानी आपने क्या किया, लेबर और कैपिटल को जब डबल किया तो आपका प्रोडक्शन डबल से भी ज़्यादा हो गया।
तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरी सिचुएशन में आपने देखा कि लेबर 100 था, 200 किया, कैपिटल 100 था, 200 किया, यानी जब हमने डबल किया तो क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो भी डबल हो गई, यानी कि वहां पर आपका रिटर्न क्या रहा, कांस्टेंट। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ कि हमने जब लेबर को भी डबल कर दिया, कैपिटल को भी डबल कर दिया, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन था, टोटल प्रोडक्शन, वो डबल नहीं हो पाया, यानी कि जितना आपने लेबर और कैपिटल को बढ़ाया उस पोर्शन में आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बस इतना ही आपको याद रखना है। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन आपका ठीक वैसे ही है जैसे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मली अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो what the combination of factors of production would minimize its cost of production for a given output. This can be known by combining the firm's production and cost function, namely isoquant and isocost line, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको चार्ट बना के बताती हूँ। ये है आपकी आइसोकोस्ट लाइन, ठीक है। यहां पर क्या है, ये आपने बनाया आइसोक्वांट, 1 2 3, आपने 3 आइसोक्वांट बनाए। तो कंपनी के लिए जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगा वो इस पॉइंट पर होगा, और इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि यहां पर मान लीजिए आपके फैक्टर्स हैं, ये लैंड है, ये कैपिटल है, इन दोनों का ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। थोड़ा सा क्लियर बना के बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये डायग्राम है, ठीक है, ये आपकी आइसोकोस्ट लाइन है, ये इस तरह से कर्व बन रहा है, इस तरह से, ये दूसरा वाला इसको टच कर रहा है और तीसरा इसके ऊपर से जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, जहाँ पर यहाँ पर आपकी कैपिटल है और यहाँ पर आपका लेबर है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है। ये वो कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं आइसोक्वांट, इसको बोलते हैं आइसोक्वांट, ठीक है। तो 3 आइसोक्वांट हमने साथ में बनाए हैं, और हमें पता चला कि ये वाला जो आइसोक्वांट है, ये हमें क्या दे रहा है, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक। देखिए हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन है ये ऑप्टिमम होता है। मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि आपका आइसोक्वांट क्या होता है। आइसोक्वांट क्या होता है, इस तरह से आपका कर्व बनता है, ठीक है, ये इसके ऊपर पॉइंट्स बने हुए होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है आपको, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंजप्शन बताता है। वैसे ही आपका जो आइसोक्वांट है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है प्रोडक्शन के, जिनका आउटपुट बराबर होता है। मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर आउटपुट 100 यूनिट है तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, पर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर हमने 10 लेबर ली है और 10 कैपिटल ली है, यहाँ पर हो सकता है हमने 12 लेबर ले ली और 8 कैपिटल ले ली, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स, ठीक। और जो ऑप्टिमम होगा वो हमारा ये वाला होगा, और इसी को हम बोलेंगे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, और बहुत अच्छे से हम लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है, और काफ़ी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हमने हमारे साथ में रख लिए हैं। अब हम थोड़ा सा थ्योरी की मतलब कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसकी तरफ कूदते हैं हम लोग, ठीक है, और देखते हैं कि कॉस्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। देखिए बहुत सारी टाइप की कॉस्ट है, जैसे कि अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई, इकोनॉमिक कॉस्ट हो गई, आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंक्रीमेंटल, संक, हिस्टोरिकल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, बहुत सारी है। तो 1 बाय 1 करके इसको पढ़ते हैं और समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट देखिए, एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट, थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ आपको। एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट। ये नाम आपको मिलेगा कहीं पे देखने के लिए जब हम एमसीक्यूज करेंगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक बिजनेस ओनर जब अकाउंटिंग करता है तब उसको अपने अकाउंटिंग में दिखाता है, ठीक। इम्प्लिसिट वो कॉस्ट होती है जिसको वो अपने अकाउंट्स में शो नहीं करता। यानी कि ये एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट होती है ये डायरेक्टली लिंक होती है आपके प्रोडक्शन से, और इम्प्लिसिट जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, उसने अपने घर में ही शॉप खोली, तो वो क्या करेगा, अगर वो शॉप किसी और को देता तो उसको क्या मिलता, रेंट मिलता। लेकिन क्योंकि वो उसके घर का ही मकान है, घर में ही उसने शॉप खोली है, तो वो क्या करेगा, वो जो कॉस्ट है, रेंट है, वो उसको काउंट ही नहीं करेगा और उसको कहीं पर भी अकाउंट्स में नहीं दिखाएगा। तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। और जिस कॉस्ट को हम अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने आती है इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक। बस इतना ही सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट आपके सामने आ रही है आउटले कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, आउटले कॉस्ट का मतलब हो गया जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट बस ऐसे याद रख लीजिए आप, एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं आउटले कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये थोड़ी अलग है, इसको थोड़ा समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, मान लीजिए आपके पास में कोई ज़मीन है। अब आपके पास में क्या है, ऑप्शन है कि या तो आप उस लैंड पे क्या कर सकते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वो ज़मीन किसी और को रेंट पे दे सकते हैं। आपके पास में दो ऑप्शन है, आप उसका एक ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए चूज़ किया कि ये तो मैं किसी को रेंट पे दूंगा, तो आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी कि आप उस लैंड के ऊपर फैक्ट्री भी बना सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी से सेक्रीफाइस किया कहीं ना कहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो जो कॉस्ट है, सेक्रीफाइस करने की जो कॉस्ट है, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मान लीजिए आपने उस जमीन को रेंट पे नहीं देके फैक्ट्री बना ली, तो अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई कि आप उसको रेंट पे दे सकते थे, लेकिन आपने उसको रेंट पे नहीं दिया। वो जो आपने सेक्रीफाइस किया उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट या फिर ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट यानी कि जो डायरेक्टली लिंक है आपके प्रोडक्शन से, ठीक है, लिंक है आपके प्रोडक्शन से, उसको बोला जाता है। और जिसको हम पर यूनिट में जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होती है आपकी डायरेक्ट। और जिसको हम पर यूनिट में काउंट नहीं कर सकते वो होती है आपकी इनडायरेक्ट या फिर नॉन ट्रेसेबल, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंटल या फिर संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आपका बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपकी कभी रिकवर नहीं हो सकती। मान लीजिए आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक। आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो एडवर्टाइजमेंट में जो आपका पैसा लग गया, अब चाहे वो आपकी जो आप चीज़ सेल करना चाहते थे वो सेल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। और उसी को बोलते हैं संक कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जब आपने कंपनी बनाई होगी या फिर आपने जब फैक्ट्री लगाई होगी तो आपने क्या किया होगा, कुछ मशीनरी, कुछ टूल्स खरीदे होंगे, ठीक है। मशीनरी, कुछ टूल्स आपने खरीदे होंगे, यानी कि हिस्ट्री में आपकी कोई ना कोई कॉस्ट रही होगी, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्रिकल कॉस्ट। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो पुरानी हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, डेप्रिशिएट हो गई है, तो आप उनको क्या करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी कि उसकी जगह नई मशीनरी आप लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। बहुत ही आसान है, आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट है आपके पास में प्राइवेट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब कि जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना आपके प्रोडक्शन में, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप मान लीजिए, उसको आप बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट ये थोड़ा अलग है। सोशल कॉस्ट यानी कि मान लीजिए आपने 5 साल तक फैक्ट्री रन करी, बहुत अच्छे से आपकी फैक्ट्री चली, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपकी फैक्ट्री की वजह से क्या हुआ, आपकी गली मोहल्ले, आपके आसपास के वातावरण में, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ। तो वो जो पोल्यूशन है वो क्या है, उसकी सोशल कॉस्ट है, जो सोसाइटी ने पे करी है उस इंडस्ट्री के लिए, ठीक, उसको बोला जाता है सोशल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल तो आप लोग समझते ही है ना, मतलब
फिक्स कॉस्ट वो जो आपकी मशीनरी में चली गई, बिल्डिंग में चली गई, लैंड में चली गई, ठीक है। और वेरिएबल वो जो आपके रॉ मटेरियल परचेज करने में जाती है, आप लेबर को जो पेमेंट वगैरह देते हैं, ठीक है, जो आपके डेली रूटीन के खर्चे होते हैं उनको निकालते हो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। और जो फिक्स है यानी जो आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, मशीनरी खरीदी, टूल्स खरीदी, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। सिंपल है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। ये आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये किस किस के बीच में है? आपकी कॉस्ट और जो आपका आउटपुट है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोला जाता है कॉस्ट फंक्शन। याद रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। देखो, इकोनॉमीज का सीधा सीधा मतलब होता है सस्ता, सस्ता पड़ना। अब देखो, ये लॉन्ग टर्म में होता है। मान लीजिए ये आपका एवरेज कॉस्ट कर, मतलब कर बना रही हूँ मैं एवरेज कॉस्ट का, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जा रहा है, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम होती जा रही है। तो हम बोलेंगे इंडस्ट्री क्या कर रही है? हम क्या बोलेंगे कि इंडस्ट्री क्या है? लॉन्ग टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर रही है, यानी कि उसकी एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है और वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रही है, ठीक। तो इसको बोला जाता है इकोनॉमीज। अब देखिए, मैं आपके सामने एक कर्व बना रही हूँ एवरेज कॉस्ट का, ठीक। ये वाला आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पे कंपनी क्या कर रही है? इकोनॉमीज को एंजॉय कर रही है, इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय कर रही है। यहाँ पर भी इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वापस से आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई और इसको बोला जाता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वेरी वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो रही है, बहुत इकोनॉमिक तरीके से हो रही है या फिर बढ़ भी रही है, तो उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब वो रीजंस हो सकता है कि इंटरनल हो सकता है कि एक्सटर्नल हो, दोनों ही तरह के हो सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम समझ लेते हैं इंटरनल क्या वजह से हो सकते हैं। भाई, हो सकता है कि आपके पास में बहुत अच्छी टेक्निक है, उस वजह से आपकी मतलब एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो रही है और आप इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उस वजह से आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिसइकोनॉमीज की प्रॉब्लम आ रही है। तो रीजन क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हम फटाफट नेम रीड कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी हो सकती है, हो सकता है कि आपके पास में अच्छा मैनेजरियल टीम हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके पास में काफ़ी अच्छा सफिशिएंट फाइनेंस हो, ठीक है, रिस्क बियरिंग करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो अगर अच्छी है तो इकोनॉमीज में हो गया, अगर अच्छी नहीं है तो डिसइकोनॉमी में चला गया, ठीक है। तो ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर्स। एक होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल में क्या होता है कि दोनों ही हो सकते हैं, भाई इकोनॉमीज भी हो सकती है, डिसइकोनॉमीज भी हो सकती है। मान लीजिए आपको बहुत ही चीप रेट के ऊपर रॉ मटेरियल मिल गया या कैपिटल इक्विपमेंट मिल गए, तो आपको क्या हो गया, इकोनॉमी ऑफ स्केल को आप एंजॉय कर पाएंगे, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल महंगा मिला, तो उससे क्या होगा, डिसइकोनॉमी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है, भाई टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपके पास में लेबर कैसा है, स्किल्ड है या नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है वो कैसी है, या इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि ये जो रीजंस है ये सब एक्सटर्नल होते हैं और इनकी वजह से भी या तो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। ये कुछ रीजंस होते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया कुछ प्रोडक्शन के जो कॉन्सेप्ट थे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए और कॉस्ट को भी हमने कवर कर लिया। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड की क्या विशेषता नहीं है, देखिएगा, इट इज इमोबाइल, सही बात है, एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं लेके जा सकते। इट्स यूजफुलनेस डिपेंड अपॉन ह्यूमन एफर्ट्स, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि एक पैसिव फैक्टर है, जब तक इंसान इसके ऊपर काम नहीं करेगा ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। एंड इट इज प्रोड्यूस बाय फोर फादर्स यानी कि हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है,
मुझे तो ये नहीं लगता कि ज़मीन जो है वो हमारे फोर फादर्स ने बनाई है, ठीक। और ये क्या है, इट इज़ सप्लाई फॉर इकोनॉमी इज लिमिटेड, लैंड आपका लिमिटेड है, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, लेकिन हमारे फोर फादर्स ने इसको प्रोड्यूस नहीं किया है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल फैक्टर दैट आर यूज्ड बाय अ फार्मर एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल हैं। पढ़ते हैं, द सीड्स एंड फर्टिलाइजर यूज्ड व्हेन द क्रॉप इज प्लांटेड, ठीक है, जो फर्टिलाइजर काम में ले रहा है क्या वो वेरिएबल है? हाँ मेरे हिसाब से तो है, ठीक। नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, द नंबर ऑफ आवर्स दैट द फार्मर स्पेंड इन कल्टिवेटिंग द व्हीट, हाँ नंबर ऑफ आवर्स भी वेरी कर सकते हैं, ये भी होता है। द ट्रैक्टर यूज बाय द फार्मर इन प्लांटिंग एंड कल्टिवेटिंग नॉट ओनली व्हीट बट आल्सो कॉर्न और बेरली, ये भी ठीक बात है, ये भी वेरिएबल होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बोलता है कि द फील्ड, यानी कि वो जमीन दैट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ट्रीज एंड इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड, यानी कि वो जमीन जहाँ पर वीट की खेती होगी, जहाँ पर गेहूं की खेती होगी, प्लांटिंग होगी, तो क्या वो वेरिएबल है? तो वो वेरिएबल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा वेरिएबल नहीं है, यानी हमें फिक्स्ड वाला बताना है, तो वो आपका क्या है? लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मैंने साफ साफ बताया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को बोला जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, नॉट लॉन्ग रन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। As the short run, as economists use the phrase, is characterized by at least one fixed factor of production and firm neither leaving or nor entering the industry. थोड़ा विचार करेंगे इसके ऊपर। Generally a period which is a shorter than 1 year, नहीं ये तो नहीं होता है भाई। शॉर्ट रन में मैंने आपको ये कहीं नहीं समझाया, कहीं पर भी मैंने आपको एक साल का नाम नहीं लिया है, तो ये तो नहीं होगा। All factor of production are fixed, नो वेरिएबल इनपुट्स, मैंने ये आपको कभी नहीं बोला कि सारे के सारे वेरिएबल फिक्स होने चाहिए, मतलब फैक्टर फिक्स्ड होने चाहिए। मैंने आपको ये बोला एटलीस्ट वन होना चाहिए, सारे भी हो तो चलेगा, लेकिन एक भी हो और तीनों अगर वेरिएबल भी हो तो भी चलेगा। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आपका राइट आंसर क्या है? ए, कि एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिस्ट, the main difference between the short run and the long run, that is, in the short run all the inputs are fixed, while in the long run all inputs are variable. In the short run the firm varies all the inputs to find least cost combination of inputs. In the short run at least one of the firm input level is fixed, ठीक। The long run the firm is making a constant decision about how to use existing plant and equipment. अब मुझे तो सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, मेन डिफरेंस पूछा है आप लोगों से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, तो मुझे जो सही लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कि शॉर्ट रन में क्या होता है, ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड वाइल द लॉन्ग रन ऑल आर वेरिएबल। एक हम और कंसिडर कर सकते हैं सी को, कि इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फर्म इनपुट लेवल इज फिक्स्ड। अब आप लोग बताइए इसमें क्या हो सकता है, या तो आपका सी होगा या फिर ए होगा। मैंने आप लोगों को ये बताया, मैंने आपको ये कभी नहीं बताया कि शॉर्ट रन में ऑल फिक्स्ड होते हैं। हाँ ये बात सही है कि लॉन्ग रन में वेरिएबल होते हैं, लेकिन ऑल में, मतलब शॉर्ट रन में ऑल इनपुट्स या फैक्टर्स फिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे जो राइट स्टेटमेंट लग रहा है वो सी लग रहा है, कि शॉर्ट रन में क्या होता है, एटलीस्ट वन जो है, वन फैक्टर, वो आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, इसको आप मार्क कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्लोजली रिलेटेड। अब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आप लोग याद रख लीजिए, डायरेक्टली या फिर क्लोजली रिलेटेड होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरिएबल कॉस्ट से आपका रिलेटेड होता है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट में
ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। तो द वेजेस a proprietor could have made by working as an employee of a large firm, the income that could have been earned in alternative uses by the resources owned by the firm, the payment of the wages by the firm or the normal profit earned by the firm। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वेजेस, जो मजदूरी आप अपने लेबर को दे रहे हैं उसको आप अकाउंट में दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं, और जो अकाउंट में दिखाई जाती है वही तो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, देखिए अच्छे से बताया था मैंने। द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर ऑफ, ये तो मुझे नहीं लग रहा। रिलेशनशिप बिटवीन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द यूटिलिटी, ये भी मुझे नहीं लग रहा। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एंड टेकन टाइम, ये भी मुझे नहीं लग रहा। यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आइसोक्वांट क्या होता है। क्या होता है आइसोक्वांट? द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग गिवन सेट ऑफ आउटपुट फुल्ली एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ये होता है। या फिर द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स अमंग विच अ प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट बिकॉज दे यील्ड द सेम प्रॉफिट, ठीक। द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट यील्ड द सेम टोटल प्रोडक्ट। तो बताइए इसके अंदर आप लोगों के हिसाब से क्या सही हो सकता है? The alternative combination of two products among which a producer is indifferent because they yield the same profit, या फिर the alternative combination of two inputs that yield the same product या profit, इतना ही फर्क है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको कर्व बना के बताया था आइसोक्वांट का, और मैंने बताया था कि यहाँ पर सेम क्वांटिटी जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड एंड रिजल्टिंग क्वांटिटी, सही लग रहा है मुझे तो। टेल अस द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट फ्रॉम अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ये भी सही लग रहा है। एक्सप्रेस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट, ये भी सही लग रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि फिक्स्ड इनपुट क्या होता है, ठीक है। इज डिफाइंड एज दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी क्विकली चेंज। अब क्विकली चेंज होगी इन द शॉर्ट रन इन रेस्पॉन्स टू द डिजायर ऑफ द कंपनी टू चेंज इज प्रोडक्शन, ये तो थोड़ा कम डाइजेस्ट हो रहा है। दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी क्विकली चेंज इन द शॉर्ट रन इन रेस्पॉन्स टू द डिजायर ऑफ द कंपनी चेंज इन प्रोडक्शन, देखते हैं। दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी इजीली चेंज, देखो चेंज अगर हो सकता तो वो फिक्स नहीं होता, यानी कि क्विकली इसमें लिखा हुआ है कैन बी क्विकली चेंज, तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी लिखा हुआ है कैन बी इजीली चेंज, तो ये भी नहीं होगा। और द इनपुट हुज डिमांड कैन बी इजीली चेंज, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर नंबर होगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम एवरेज निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट का एवरेज निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, देखते हैं। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट, बिल्कुल ही इररिलेवेंट लग रहा है। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट, कहाँ से आएगी एवरेज में मार्जिनल कॉस्ट? द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट, यही तो होता है जब भी हम एवरेज निकालते हैं किसी चीज़ का, तो जिस चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं अपन क्या करते हैं, द नंबर ऑफ यूनिट, तो वहां से आपका क्या निकल जाता है, एवरेज। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड बिलो। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक। पहले 0 थे, फिर 1 आया, फिर 2 बंदे आए, फिर 3 बंदे आए। जब 0 था उससे 23 हुआ, तो अचानक से आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 23। फिर 23 से क्या हुआ, 40 हो गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, लगभग 17, और इन दोनों का डिफरेंस है 10। तो ये आपको क्या बता रहा है, कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ लेबर बता रहा है? नहीं भाई, कांस्टेंट तो कहीं नहीं है। इंक्रीजिंग हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है? नहीं, मेरे को तो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ये आपको बता रहा है, और यही आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट बिकॉज एज अ फर्म इंक्रीज इट्स साइज इन लॉन्ग रन। देखिए, लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिव मोर, ठीक है। क्यों होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इसका रीजन बताना है कि लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज, ठीक लग रहा है। ए लार्ज इनपुट बायर द फर्म कैन गेट फाइनेंस एट लोअर कॉस्ट एंड परचेज इनपुट एट लोअर पर यूनिट कॉस्ट, ये भी ठीक लग रहा है। द फर्म कैन बी अफोर्ड द एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन, ये भी ठीक लग रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट है कि इन बातों में से सही क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए। अ सर्विस ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। चलिए, अ मैन कैन क्रिएट मैटर, बहुत ही इलरेलेवेंट सा कोई ऑप्शन है ये। द सर्विस ऑफ हाउसवाइफ आर कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्शन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्हेन अ मैन क्रिएट टेबल ही क्रिएट्स मैटर, नहीं, तीनों ही गलत हैं। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। द रिलेशनशिप अमंग द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन, बताइए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट और माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल को माइनस करेंगे तब आएगी, अरे नहीं भाई साहब, प्लस करेंगे तब आएगी, उल्टा लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, ये भी मुझे कहीं भी रिलेवेंट नहीं लग रहा। यहां पर लिखा हुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अभी टोटल कॉस्ट में से अगर आप वेरिएबल को निकाल देंगे तो आपके पास में फिक्स कॉस्ट बच जाएगी, और यही आपका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू a 1 unit change in output, the total cost divided by the output, the change in the output due to a 1 unit change in input, ठीक, and the total product divided by the quantity। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है वो लग रहा है शायद ऑप्शन नंबर ए, कि द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू अ 1 unit change in output, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज प्लानिंग कर्व। देखिए, प्लानिंग जो होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लंबे समय के लिए होती है, और यहीं से हमें पता लगता है कि लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग कर्व बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पूरा का पूरा चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की जो आपकी थ्योरी थी वो हम लोगों ने पूरी की पूरी कवर कर ली है विथ एमसीक्यूज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जाके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने सजेशंस भी देख सकते हैं, या फिर आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, हमारी सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है, हमारा इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।